आज आपके लिए हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का एक नया पाठ हिमालय की बेटियां लेकर आई हूँ। यह पाठ नागा अर्जुन जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का पहले हम परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, मैदान और पहाड़ों के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा की है। मैदानी प्रदेश में ये नदियाँ माँ और दादी के समान धीर, गंभीर और सभ्य महिला जैसी प्रतीत होती हैं। पर्वतों में यह उछलती कूदती, दुबली पतली चंचल बालिकाओं के समान प्रतीत होती हैं। लगता है हिमालय इनका पिता है, समुद्र इनका पति है। लेखक को इन नदियों का एक रूप बहन जैसा भी लग रहा है। सतलज नदी में तो उसने बहन का रूप दिखाई दिया और इसलिए उसने एक कविता भी लिख दी। तो जानते हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति, संभ्रांत यानी जिस पर कुछ भ्रांति हो, है ना, शंका हो, संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी मौसी मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आई थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। अर्थात लेखक कहता है कि दूर से अभी तक जो नदियाँ शिष्ट महिला की भांति बहुत ही गंभीर, शांत, अपने काम में व्यस्त दिखाई देती थी, जिनके प्रति मेरे हृदय में सम्मान और श्रद्धा का भाव था, दादी माँ, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाकर आनंदित होता था। जब मैं पर्वतों की शिखर पर चढ़ा तो आश्चर्य हुआ कि दुबले पतले स्वरूप में गंगा, यमुना, सतलुज मैदानी भागों में जाकर कैसे विराट रूप धारण कर लेती है। मैदान में जाकर इनकी बाल सुलभ चंचलता कैसे समाप्त हो जाती है। इतना आश्चर्य तो किसी लड़की अथवा नन्ही कली को देखकर भी नहीं होता जितना आश्चर्य इन नदियों को देखकर होता है। आगे कवि कहता है कि कहाँ ये भागी जा रही हैं, यह कौन लक्ष्य है जिन्हें ये बेचैन कर रखा है। कि कवि कहता है कि ये कौन लक्ष्य है जिन्हें ये बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकता है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अर्थात लेखक कहता है कि निरंतर बहने वाली नदियों का अंतिम लक्ष्य क्या है, जिसके कारण यह व्याकुल है। हिमालय जैसे महान पिता का असीम स्नेह, लाड प्यार पाकर भी यदि संतुष्ट नहीं है तो वह कौन है जो इन्हें संतुष्ट कर सकेगा। बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरियाली युक्त घाटियों, गहरी गुफाओं वाला क्रीड़ा स्थल मानो इनका घर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये नदियां बहकर आगे जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा और कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपने बचपन की बातें याद करने का अवसर मिल जाता है। इतना ही नहीं, ये जंगलों में मार्ग से भी भटक जाती हैं। लेखक कहता है कि बूढ़ा हिमालय अपनी नदी रूपी नटखट बेटियों के लिए न जाने मानसिक रूप से कितना परेशान होता होगा। यदि ऊंचे ऊंचे शिखरों से भी जाकर पूछा जाए तो वह उत्तर नहीं दे सकेगा। आगे कवि कहता है कि सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिश, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अर्थात कवि कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदों को यदि याद करके हिमालय के सामने सहज ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि अनेक नदियों का वह स्वरूप दिखाई देता है जब वे हिमालय से निकलती हैं
क्योंकि यह सभी को ज्ञात है कि उद्गम स्थल पर नदियों का स्वरूप दुबली पतली लड़कियों की तरह होता है। वास्तविकता तो यह है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों का प्रवाह हिमालय के कारण है। बिना हिमालय के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। वह समुद्र है जहाँ जाकर ये नदियाँ गिरती हैं। उनमें इस बात का श्रेय है कि ये विशाल नदियाँ उसमें जाकर गिरी। आगे काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए तो इन्हीं में अगर एक प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन तो मेरी भी ऐसी भावना हुई तो तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उसमें प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। अर्थात प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने महान विचारक काका कालेलकर के विचारों को रखते हुए कहा है कि वह नदियों को संपूर्ण जनमानस की माता मानते हैं। लेखक का विचार है कि नदियों को माता बनाने से पहले इन्हें बेटियों के रूप में भी तो देख लें। इतना ही नहीं तो प्रेमिका के रूप में ही देख सकते हैं। बहन का स्थान तो अनेक कवियों ने दिया है। एक दिन तो मन उचट जाने पर तिब्बत में सतलज नदी के किनारे बैठकर जब लेखक ने उसमें अपने पैर डाले तो थोड़ी ही देर में लेखक तरोताजा होकर कविता गुनगुनाने लगा। और इस कविता में लेखक ने सतलुज को बहन कहकर उसकी जय जयकार की। तो लेखक ने क्या कहा नदी के विषय में, तो सुनिए एक बार। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। अर्थात इस कविता में कवि ने सतलुज नदी की जय जयकार करी है, नदियों की जय जयकार करी है, हिमालय को उनको उनका पिता बताया है और नदियों को अपनी बहन बताया है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो के साथ ही मैं इस पाठ का समापन करती हूँ। आप इस पाठ को समझने के लिए एक बार इसे पुस्तक में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं बल्केश मीना अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।